पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को किया है अरेस्ट। शामली और प्रयागराज के 2 व्यक्ति हुए फरार। 10वीं और 12वीं की फर्जी मार्कशीट भी बरामद हुई। कंप्यूटर लैपटॉप के साथ प्रिंटर बरामद किया। इलाहाबाद तक जुड़े शिक्षा माफियों के तार। नगर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आइए पुलिस अधिकारी का बयान सुनते हैं, इस पर क्या कुछ कहना है। सर, आज खुलासा किया गया है फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह, क्या है सर मामला? थाना कोतवाली पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि जनपद में एक फर्जी मार्कशीट बनाकर नौकरी लगवाने का झांसा देने वाला एक गिरोह काम कर रहा है। पुलिस ने इस सूचना को वेरीफाई किया और इसके बाद जो है जो प्रारंभिक तथ्य निकल के आए उसके हिसाब से यूनिक प्लाजा में दबिश दी गई। तो जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, इन दोनों व्यक्तियों ने बताया कि ये एक बड़े गिरोह के सदस्य हैं और इस पूरे गिरोह का काम है अनपढ़ और जो फेल लोग जो होते हैं उनकी मार्कशीट्स बनाना और फिर उसके बाद में जो है वो उनको नौकरी का झांसा देना और उनसे पैसे ठग लेने का। ये जो दोनों अभियुक्त पकड़े गए हैं इनके नाम मोहम्मद हासिन और शादाब हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये अनपढ़ लोग और बाकी कोई भी जो इनके पास आता है उनसे ये पैसा लेके पहले उनकी ओपन स्कूल बोर्ड की जो है वो मार्कशीट तैयार करवाते हैं और फिर उसके बाद में जो है उनको नौकरी के लिए इधर उधर भेज देते हैं। इस व्यक्ति से भी जो है वो इसी प्रकार की धोखाधड़ी की गई। इससे पैसे लेके इसकी फर्जी मार्कशीट तैयार करवाई गई, जिसमें लगभग 10 दिन का समय लगा तैयार होने में। और फिर इसके बाद में जब इसको नौकरी नहीं मिली तो इसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को करते हुए इन व्यक्तियों के कब्जे से लगभग 15 बनी हुई मार्कशीट्स जो अन्य लोगों की है, इसके अलावा लगभग 17 टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स बरामद किए हैं। उसके अलावा 2 लैपटॉप, उनके सीपीयू, कीबोर्ड और अन्य उपकरण जिससे ये पूरा अपना रैकेट चला रहे थे, इसको बरामद किया है इनकी निशानदेही पे। अब पुलिस जो है इसमें और बाकी परतें खोलेगी और पुलिस एकदम गहराई तक जाएगी। इसमें डिटेल में तफ्तीश की जाएगी कि ये यूपी ओपन स्कूल बोर्ड की किस तरह से फर्जी मार्कशीट्स बनके और ये वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है और इसमें अभी और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। पुलिस को अभी जो है अगली कड़ी के लिए और अभी 2 लोगों के नाम पता चले हैं। पुलिस उन दोनों लोगों के भी पीछे लगी हुई है और फिर जब वो बाकी अभियुक्त पकड़े जाएंगे तो इसमें पूरी आखिरी परत तक कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और यूपी ओपन स्कूल बोर्ड के कौन कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, किस प्रकार से ये पूरा फर्जीवाड़ा करके रैकेट चलाया जा रहा है फर्जी मार्कशीट्स बनाने का, इसका जो है वो पुलिस पूरी डिटेल में तफ्तीश करेगी और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाएगी। सर, जिस व्यक्ति ने शिकायत की वो कितनी उम्र का था और कितना पढ़ा लिखा? ये लगभग 25 वर्ष की इसकी उम्र है और ये स्कूल गया था लेकिन इसने जो है वो 10th क्लास नहीं की। इसको नौकरी लगवाने के नाम पर जो है वो इसको 10वीं फेल 12वीं फेल जो पास करें इस तरह के जो इश्तेहार लगे रहते हैं, वहाँ से इसको सूचना प्राप्त हुई। इसने इनसे संपर्क किया और फिर इसके बाद में इससे 40,000 रुपये मांगे गए। इसने लगभग 25,000 रुपये इनको दिए। 10 दिन के अंदर इसकी मार्कशीट बन के तैयार हो गई लेकिन उसके बाद में उसकी नौकरी नहीं लगवाई गई। इसी के आधार पर उसने पुलिस को जो है वो शिकायत की कि मेरे साथ इस तरीके से जो वो धोखाधड़ी हुई है। सर, इन्होंने कोई कीमत रखी थी एक मार्कशीट बनाने का? हाई स्कूल कितने है, इंटर कितने है? ये अलग अलग हिसाब से और जो क्लाइंट आते हैं उनसे लगभग 30,000 से लेके 50,000 60,000 रुपये तक जो है वो नौकरी लगवाने के नाम पे वसूलते हैं और अलग अलग लोगों से लगभग 50,000 के आसपास की जो अमाउंट्स है उस पर ही अपना सौदा शुरू करते हैं और मिनिमम 25-30 हज़ार रुपये तक भी जो है वो ये बना के दे देते हैं। सर, जो इनकी वेबसाइट है वो इनकी खुद की वेबसाइट है जो ओपन बोर्ड वाली है वो ही वाली? नहीं, ये इनकी खुद की वेबसाइट नहीं है। ये जो यूपी ओपन स्कूल बोर्ड जो है उसकी वेबसाइट के माध्यम से ही ये वेबसाइट ये मार्कशीट्स उसको अपलोड करवाते हैं। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन सभी तथ्यों पे काम करेगी और ये सारी जानकारी की जाएगी कि किस प्रकार ये जो मार्कशीट बना के दे रहे हैं ये यूपी ओपन स्कूल बोर्ड की वेबसाइट तक कैसे अपलोड हो जाती है और किसको जो है ये जो इलीगल वेबसाइट्स जो इलीगल मार्कशीट जो बना रहे हैं उसको किस तरीके से लीगलाइज किया जाता है। दोस्तों, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली बनी पारुल चौधरी और पारुल चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी है अगर कोई भी गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में जीतता है तो उसको प्रदेश के अंदर डीसीपी रैंक ऑफर करी जाएगी। और जब उनके जीवन के बारे में तमाम सवाल पूछे गए, पारुल चौधरी काफी भावुक हो गई हैं। आप भी सुनिएगा वो क्या कुछ कह रहे हैं। आपने जो भी कर दिखाया है वो किसी बॉलीवुड पिक्चर से कम नहीं है। 24 घंटे में 2 मेडल और ये एक गोल्ड, कैसे कर लिया आपने ये? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और मैं से अच्छी लड़की थी इसमें 15-2 की
लेकिन मैं मतलब ज़्यादा, कल सिल्वर मेडल आया था, ज़्यादा एक्साइटेड हो गई तो मैं रात में सोई नहीं। मैं सुबह 5 बजे सोई हूँ और मेरी अच्छे से मतलब कि नींद भी पूरी नहीं हो पाई। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा गोल्ड आएगा सच में, लेकिन मेरी अच्छी बॉडी चली, भगवान ने साथ दिया, मेरे भारतवासियों ने मेरे लिए दुआ की, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो आखिरी लैप के बारे में मुझे बताइए। अब डिस्टेंस बहुत कम था आपके और जापानी के बीच, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? मेरे मन में बस ये था, हमारी क्या पॉलिसी है कि मतलब यूपी से कि अगर गोल्ड आएगा तो सीधा डीएसपी ज्वाइन करोगे, तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे डीएसपी ज्वाइन करना है, तो बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था। और अब क्या हम ओलंपिक में आपको पोडियम पे देखेंगे? मेरा स्टीपल चेस में ओलंपिक क्वालिफाई ऑलरेडी है, मैं अभी उसी के लिए प्रिपेयर होंगी। अभी मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी, 10-15 दिन घर पे जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं ओलंपिक के लिए रेडी हो जाऊँगी। पारुल जी, आपने देश का नाम इतना रोशन किया है, आपको सलाम है, आपको हर माथा टेकना है। मुझे आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, और आज एंजॉय कीजिए आप। थैंक यू सो मच। आज मैं मतलब पूरी खुश रहूँगी कि मेरा लास्ट डे, मतलब कि अभी मेरा आज फिनिश ही था, तो मैं सोच रही थी कि क्यों मैं अच्छा करके फिर मतलब लास्ट सीजन का, मेरा सीजन का लास्ट यही था, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करके थोड़े 10-15 दिन ओलंपिक के लिए प्रिपेयर होंगी। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले अपने कोचेस को, अपने मम्मी पापा को, अपने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, और जो मेरा स्पॉन्सर है JSW, उसको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। देश को आप पे बहुत गर्व है, थैंक यू सो मच। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बागपत में पुलिस चेकिंग के दौरान सातिर चौक गिरफ्तार कर लिया गया। मोबाइल टावर से चोरी की 14 बैटरी बरामद। शाहजहांपुर स्थित मोबाइल टावर से चोरी की थी बैटरी, कब्जे से 14 बैटरी, एक तमंचा, एक कारतूस, एक गाड़ी बरामद हुई है। गिरफ्तार चोर पर 23 आपराधिक मामले अभी तक दर्ज हैं। यह गिरफ्तारी खेखड़ा पुलिस ने बॉर्डर चौकी डुंडुएड़ा से की है। दिल्ली द्वारका के पोचनपुर गांव में ICOCL पाइपलाइन से तेल चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार किया गया है। अपराध स्थल से अपराधी को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए कई उपकरण बरामद किए गए हैं। आइए पुलिस अधिकारी का इस घटनाक्रम पर सुनते हैं क्या कुछ कहना है। पाइपलाइन है, उसमें एक वाल्व टाइप का मैकेनिज्म लगा के मेन पाइपलाइन से पाइप करीब 40-45 मीटर का एक टनल बना के एक प्लॉट में उसको पाइप निकाला है, जिसके माध्यम से तेल का चोरी किया है। ये जो जगह है ये द्वारका के पास में पड़ता है, उसका एरिया पड़ता है, और जो उस प्लॉट का और भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी पहचान की जा रही है, कुछ लोग आइडेंटिफाई किया गया, हमारे टीम्स में लगे हुए ये कितना पेट्रोल इन्होंने चोरी किया ये बताना मांगने में मुश्किल है। इंडियन ऑयल इस चीज़ में असेसमेंट कर रही है, उनसे अभी हमने एक पर्सन को अरेस्ट किया है, जो व्यक्ति जिसके प्लॉट में ये टनल खोद के निकाला, और आगे इसमें और भी लोग जो इन्वॉल्व हैं उनमें हमने कुछ लोग को आइडेंटिफाई कर लिया है, और अभी इसमें काम चल रहा है। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय सेना के जवानों की तलाश जारी है। इस बीच भारतीय सेना उत्तरी सिक्किम में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को भोजन, चिकित्सा सहायता और संचार सुविधाओं के विस्तार में सहायता प्रदान कर रही है। ये वीडियो PRO डिफेंस गुवाहाटी के द्वारा जारी किया गया है। दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार असली एनसीपी का निर्धारण करने के लिए सुनवाई में भाग लेने के लिए चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे हैं, और वहां से निकलने के बाद उनके वकील अभिषेक मनु संघवी ने क्या कुछ कहा है मीडिया को संबोधित करते हुए, वो भी हम सुनेंगे। आइए। देखिए, शरद पवार जी हमारे साथ खड़े हैं। हम लोग अभी पेश हुए विस्तार से, विस्तृत रूप से लगभग 2 घंटे की पेशगी हुई है। चुनाव आयोग के समक्ष मुख्य रूप से 2-3 बातें हुई हैं जो हमने रखी। पहले
हमने ये बड़ा स्पष्ट कहा कि आपने अभी तक हमें बिना सुने कोई विवाद है कि नहीं, कोई डिस्प्यूट है कि नहीं, आपके अनुच्छेद के अंदर वो निर्णित कर लिया है। वो गलत होगा। पहले हमको सुने प्राथमिक रूप से और फिर निर्णित करें कि कोई डिस्प्यूट, विवाद है कि नहीं। दूसरा, हमने सुनवाई, नेचुरल जस्टिस का मुद्दा भी उठाया। हम रिस्पोंडेंट्स हैं, हम जवाबदेही करते हैं, इसलिए हमने ये पहले रूप से प्राथमिक विरोध किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि वो हमारा ये प्राथमिक विरोध इस वक्त प्राथमिक रूप से नहीं मान सकते, वो उन्होंने निरस्त किया है, लेकिन हमें आश्वस्त किया है कि जब याचक, जो कि दूसरी तरफ है, वो अपने सभी बहस दलील खत्म कर लेंगे, तब हमको विस्तार से सुना जाएगा। हमारा पक्ष में रख दूं बहुत संक्षेप में, बाकी तो अंतिम निर्णय अंततोगत्वा चुनाव आयोग का होगा। हमारा पक्ष मुख्य रूप से इन बिंदुओं पे है कि कोई भी व्यक्ति गलत दस्तावेज, फोर्ज दस्तावेज, झूठे बेमानी दस्तावेज दायर करके ये नहीं कह सकता कि कोई विवाद है, डिस्प्यूट है। एक मानसिक उपज बना के, एक इमेजिनरी डिस्प्यूट बना के चुनाव आयोग में घुस जाए और दो पार्टियां बताने लगे। हमने उस इमेजिनरी डिस्प्यूट के विषय में कई दस्तावेज रखे हैं। अभी हमारा समय आने वाला है बहस करने का, अभी हमने बहस नहीं की है। उसमें हम बताएंगे चुनाव आयोग को जो कि दस्तावेज हमने रखे हैं, अभी प्राथमिक रूप से रखे हैं, बाद में हम और विस्तार से रखेंगे कि कई ऐसे दस्तावेज हैं जहां की व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको क्लेम किया है कि पार्टी का हिस्सा है। कई ऐसे दस्तावेज हैं जो पूरी तरह से हस्ताक्षर हुआ है एक्स जगह पे और वो व्यक्ति रहता है हजारों मील दूर वाई जगह पे। कई ऐसे दस्तावेज हैं जहां उसने लिखित रूप से कहा है कि न मैं जानता हूं, न मैंने हस्ताक्षर किया, न मेरे से बात की, न मैंने ये हलफनामा दिया है, कुछ भी नहीं किया मैंने। कई ऐसे दस्तावेज हैं जो बड़े स्पष्ट रूप से किसी और पार्टी का व्यक्ति है, उसको दिखा दिया अपने फैक्शन में, इत्यादि इत्यादि। ये सब वही दिखाते हैं कि ये एक इमेजिनरी डिस्प्यूट बनाई गई है, एक इमेजिनरी रूप से एक पार्टी को तोड़ने की। आज दूसरा, एक तो बात यह हुई, दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। संघीय ढांचा जो है संघ का, ऑर्गेनाइजेशन का, उससे जो याचक है वो दूर भाग रहे हैं। उन्होंने 10 बार ये दलील की कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, संघ का ढांचा है, उसको हम नहीं देखना चाहते। दूसरा, जो विधायिका का ढांचा है एमपी एमएलए का, वो उच्चतम न्यायालय ने नकार दिया है सुभाष देसाई के निर्णय में। तो एक बड़ा रोचक नया टेस्ट उपज किया है दूसरे पक्ष ने, जिसका हम खंडन करेंगे, जिसको हम बताएंगे गलत क्यों है। उन्होंने एक नॉन एग्जिस्टेंट टेस्ट, एक बिल्कुल गैर कानूनी टेस्ट बनाया है कि आप सिर्फ एमपी एमएलए को काउंट कर लीजिए। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जहां डिस्क्वालिफिकेशन की याचिकाएं लंबित हैं, वहां आप एमपी एमएलए काउंट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप उनको काउंट करिए, और उससे भी ज्यादा एक अजीबोगरीब टेस्ट बताया है कि उन एमपी एमएलए को कितने वोट मिले उनको गिनिए। आज तक हमने कानून में ऐसे टेस्ट नहीं सुने हैं। मैं समझता हूं कि ये निराधार है। मैं समझता हूं कि ये याचिकों की बौखलाहट और घबराहट का द्योतक है। हम इस सबको डील करेंगे। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं कहना चाहता, लेकिन आज अगर एनसीपी कोई है, एनसीपी जो बनी, एनसीपी की योजना की, एनसीपी की रचना की, एनसीपी को बढ़ाया, एनसीपी का चेहरा वो मेरे साथ खड़ा है। ये अजीबोगरीब बात है कि दूसरे लोग इस प्रकार के अजीबोगरीब दलीलों पे कह रहे हैं कि न ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट कर सकते हैं, न विधायिका का टेस्ट कर सकते हैं, और जिस आदमी ने बनाया पूरा एनसीपी उसको इग्नोर करें। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2024 तक हम ये सुनिश्चित करेंगे कि देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे। आज हम कह सकते हैं कि हमने 10 करोड़ से अधिक परिवारों को पीने का पानी पहुंचाया है। आइए सुनते हैं वो क्या कुछ और कह रहे हैं। क्योंकि
मेरे ही विभाग से संबंधित प्रश्न है, इसलिए मैं वहीं से इसका प्रारंभ करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्पना देश के सामने व्यक्त की थी कि हम 2024 तक देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। 19 करोड़ 40 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य, नल के माध्यम से जल पहुंचे, गुणवत्ता युक्त जल पहुंचे, नियमित जल पहुंचे, इसका उद्घोष लाल किले के प्राचीर से किया था। जब कार्य प्रारंभ किया था तब मात्र 16% घरों तक पानी पहुंचता था, 3 करोड़ 23 लाख घरों तक, ऐसा राज्यों ने रिपोर्ट किया था। वहां से लेकर के कोरोना की आपदा के बावजूद भी आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि आज जो आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख का था, वो आंकड़ा आज 13.5 करोड़ को पार कर चुका है। 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता हमने प्राप्त की। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के सर से मटके का बोझ उतारने का पुण्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्जित किया है। जो 16% तक घरों तक पानी पहुंचता था, वो आज 67% तक पहुंचाने में हमने कामयाबी प्राप्त की। लेकिन अगर राजस्थान के दृष्टिकोण से देखो, जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ ठोक करके प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं, राजस्थान को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सर्वाधिक बजटरी एलोकेशन किए जाने के बावजूद भी, 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के संसाधन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी राजस्थान सरकार अपने हिस्से की धनराशि न जमा करने के कारण से आज उस बजट को अवेल करने में पूर्ण। बजरंग पूनिया को एशियन गेम्स में मिली हार, गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूटा, अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे बजरंग पूनिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर गए हैं। उनका स्वागत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस में योगी का स्वागत हुआ है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। शनिवार को देहरादून के मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक है। अब राजस्थान की सरकार भी बिहार की आधारित जातीय जनगणना कराएगी। इसकी घोषणा खुद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ इसके बारे में मीडिया को जानकारी दी है। और विस्तार से चर्चा की, अभी अध्यक्ष आपको ब्रीफ करेंगे। मुख्य फैसला बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था, रायपुर के अधिवेशन गए थे, जातिगत जनगणना वो हमारे अहम बात है। हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस का महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ, उसके आधार पर राजस्थान सरकार ने बिहार की जातिगत जनगणना करना और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे थे जिसकी जनसंख्या उसकी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट आज हम सबने राष्ट्रपति से बात करें, कोशिश करें हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, फैसला कर लिया है, इसका आदेश जारी करेगी कि जनसंख्या जाति वाइज बिहार के पैटर्न पर, क्योंकि इसमें संविधान की कई बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट तक भी इसमें अपने कॉमेंट दे चुके हैं। उन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम जनगणना जाति वाइज का और सबसे बड़ी बात है कि ये जनगणना होना इसलिए आवश्यक है जिससे सरकार अपनी योजना बनाते वक्त ध्यान रख सके। सोशल सिक्योरिटी की हम बात करते बार बार, तभी लागू हो सकते तो मालूम पड़ेगा कि जाति वाइज क्या स्थिति है,
उनके लिए योजना बन सकती है। देश के अंदर विभिन्न जाति है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जातियाँ अलग अलग काम करती है। तो अगर मालूम पड़ेगा कि जाति की कितनी जनसंख्या है, उसकी जाति की जो बैकग्राउंड है, जैसे कोई कारपेंटर है, सुतार है, विश्वकर्मा है, तो मालूम पड़ सकता हमें क्या योजना इनके लिए बनानी है। आसानी हो जाएगी हमारे लिए किस प्रकार से जाति वाइज जो बैकग्राउंड उनका है उसके देखिए आप। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के बीएसए कार्यालय में आज शिक्षक आपस में भिड़ गए। शिक्षकों की पिटाई से एक शिक्षक पूरी तरीके से लहूलुहान हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीर आपके सामने। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक बयान बहुत तेजी से वायरल है। ये प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा प्रतापगढ़ को लेकर। मैं गिनता रहा, मैंने 500 सांड तो गिने, लेकिन अगर मैं 11 बजे के बाद पूरे प्रतापगढ़ में राउंड मारता शहर में तो 2000 से ऊपर मुझे सांड दिखाई दे जाते। 2000, चाहे वो घंटाघर हो, चाहे जो हमने सम्मानित लोगों की जहां पर प्रतिमा लगाई हो वो चौराहे हो, चाहे वो चश्मे की दुकान के पास मैंने देखा एक सांड लगता चश्मा बनवाने पहुंचा था। वहां पर एक ऑप्टिकल की दुकान थी, उस होर्डिंग के बगल में सांड खड़ा था। मुझे लगा कि सांड की आंख कमजोर है, वो लखनऊ जाना चाहता है, वो शायद चश्मा बनवा करके लखनऊ जाना चाहता होगा। सोचिए ये हालत बना दी। और गेहूं, धान की तैयारी नहीं, और गेहूं प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया, सब बिक गया गेहूं, और धान की खरीद की कोई तैयारी नहीं है। हमारे किसानों का ऐसे ही धान खरीद लिया जाएगा। ये जो बिजली आ रही है और नहीं आ रही है कभी कभी, और जो बिल ज्यादा आ रहा है, अभी तक बीजेपी ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई है। 1 यूनिट, 1 बिजली नहीं बनाई, और बिजली का बिल लगातार बढ़ाते चले जा। न्यूज क्लिक मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक शोमी और वीवो जैसी चीनी मोबाइल कंपनियां भी इंडिया के खिलाफ साजिश में शामिल हैं। एफआईआर में कहा गया है कि ये दोनों कंपनियां भारत विरोधी साजिश का हिस्सा हैं। इन कंपनियों के द्वारा बनाई गई हजारों सेल्स कंपनियों के जरिए इंडिया में अवैध रूप से विदेशी धन आया है। इन कंपनियों ने पीएमएलए और फेमा कानून का उल्लंघन किया है, जिसमें इसका जिक्र किया गया है एफआईआर का, वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ में फर्जी स्कीम का लालच देने वाला जालसाज गिरफ्तार किया गया है। लोगों को देता था करोड़ों की लॉटरी लगाने का झांसा, लोगों से मोटी रकम वसूलता था नियाम। कब्जे से 11 मोबाइल, 4 एटीएम, 12 सिम बरामद हुई और पासबुक। बाराबंकी के शालीमार अपार्टमेंट से एसटीएफ ने इसको पकड़ा है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में चकबंदी लेखपाल घूस लेते गिरफ्तार हो गया। 10,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार हुआ है चकबंदी लेखपाल अरविंद राम गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। तस्वीर आपके सामने। 2000 के नोट वापस करने का आज आखिरी दिन है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास का बयान आया है। अभी तक 87% नोट वापस किए गए हैं। 12,000 करोड़ रुपए अभी भी वापस नहीं हुए हैं, ऐसा कहना आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में पुलिस विभाग में तबादले देखने को मिले हैं। ये तबादले एसएसपी संजीव सुमन ने किए हैं, जिसमें 123 सब इंस्पेक्टर, 50 चौकी इंचार्ज, 8 थाने, 17 चौकी इंचार्ज के तबादले कर दिए गए हैं। आदेश की कॉपी आपके सामने है, आप देख सकते हैं।